बात सबसे पहले अलीगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। अब से थोड़ी देर में नुमाइश ग्राउंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2:40 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 3 बजे के आसपास का उनका एक कार्यक्रम है। अब से कुछ ही देर में, थोड़ी देर में नुमाइश ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज अलीगढ़ में चुनावी हुंकार भरेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो 24 के रण में पीएम मोदी की अब अलीगढ़ से हुंकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो दूसरे चरण में अगर बात की जाए तो 80 में से 8 सीटों पर चुनाव होना है। 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसको देखते हुए अलीगढ़ भी इसमें शामिल है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ से चुनावी हुंकार भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। अब से थोड़ी देर में अलीगढ़ पहुंच जाएंगे। अलीगढ़ में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और 2:40 के करीब जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। पहला चरण में जब मतदान हुआ था, यानी 19 अप्रैल को, तब 8 सीटों पर मतदान हुआ। अब अगर दूसरे चरण की बात करी जाए तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें फिर से उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें शामिल है, जिसमें अलीगढ़ भी शामिल है। यानी 26 अप्रैल को अलीगढ़ में भी वोट होने हैं, वोटिंग होनी है। इसको देखते हुए आज अलीगढ़ में चुनावी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अलीगढ़ से बीजेपी ने सतीश गौतम को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में सतीश गौतम के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद शहनवाज जो है अलीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद शहनवाज, अगर बात की जाए, सुबह से ही आप इस पूरे खबर को कवर कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, कितना और इंतजार, और जनसभा को लेकर किस तरह से तैयारियां? देखिए, तैयारियों की बात करें तो तैयारियां प्रशासनिक तौर पर पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। वहीं कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। हजारों की तादाद में वहां पर उनको लोग सभा को संबोधित करने और उनको सुनने के लिए लोग वहां पहुंच चुके हैं। बात करें अगर भाजपा के प्रत्याशी, तो बताया जाता है कि भाजपा के प्रत्याशी सतीश गौतम के लिए ये सभा रखी गई है और जिस सभा को संबोधित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आ रहे हैं। बताया जा रहा है कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, जिसके बाद वह मंच पर रहकर सभा को संबोधित करेंगे। मोहम्मद शाहनवाज, आमतौर पर देखा जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षेत्र में पहुंचते हैं और जनसभा की तैयारी होती है तो कुर्सियां भी कम पड़ जाती है, इतनी तादाद में लोग उन्हें सुनने आते हैं। आज अगर बात की जाए, कितने लोगों के इस रैली में शामिल होने की उम्मीद? देखिए, कम से कम 1 लाख से ऊपर की इसमें रैली में शामिल होने के लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ प्रशासन के द्वारा 50,000 से ज्यादा सीटों की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं और दूर तक लोगों को धूप में न बैठा जाए, इसके चलते पंडाल लगाए गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ हाथरस और अलीगढ़ की दोनों लोग यहाँ उपस्थित होंगे। फिलहाल की हालत में आपको बता दूं, अभी लगभग 50 से 1000 लोग वहाँ ज्यादा तादाद में पहुंच चुके हैं और लगातार लोगों का आना अभी भी जारी है। तो बताया जा सकता है कि जब तक प्रधानमंत्री कुछ ही देर में वहां सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद लाखों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित रहेंगे। यानी तैयारियां पूरी हैं, अब बस पीएम मोदी का इंतजार है। शहनवाज, अगर बात करें कि जिस तरह से दूसरे चरण में अलीगढ़ में मतदान होना है, 26 अप्रैल को मतदान है, काफी नजदीक जो है तारीख पहुंच गई है और आज बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे पीएम मोदी। क्या माना जाए, आज की ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी महत्वपूर्ण और क्या समीकरण साधने की कोशिश? देखिए, जिस तरीके से समीकरण की बात करें तो हालांकि भाजपा का समीकरण काफी अच्छा है, लेकिन वहीं आज जैसे ही सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उसके बाद समीकरण बिल्कुल चेंज हो जाएंगे और समीकरण भाजपा की ओर मुड़ जाएंगे। हालांकि एक जो दूसरे प्रत्याशी बीएसपी से खड़े हुए, उनका काफी यहाँ बताया जाता है कि लोगों में रुचि है, लोग उसमें आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही इस सभा को मोदी जी और इसको संबोधित करेंगे, उसके बाद जो समीकरण है तो कहीं ना कहीं समीकरण चेंज हो जाएंगे और ये चुनाव सीधा सीधा भाजपा की तरफ मुड़ जाएगा।
शहनवाज, क्योंकि अलीगढ़ जो सीट है यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स काफी निर्णायक माने जाते हैं। हालांकि 2014 के बाद से बीजेपी काबिज है। क्या माना जाए अब की बार अलीगढ़ का रण जो है कितना रोचक और कितना इंटरेस्टिंग? मुस्लिम समुदाय की वोट की बात करें तो पूरे आपको बता दूं जिले में लगभग 19,80,000 यहाँ वोट है और इसमें इस बार 19,000 से ज्यादा वोट बढ़ाए गए। तो वहीं कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की बात करी जाए तो इस समय मुस्लिम समुदाय जो कि मोदी जी का चेहरा उसके चलते हुए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को लेकर मुस्लिम समुदाय भी भाजपा की तरफ रुख करते हुआ नजर आ रहा है। भारी तादाद में इस रैली में मुस्लिम समुदाय के लोग भी उपस्थित है। इस चुनाव की अगर बात की जाए तो किन दो कैंडिडेट्स में, किन दो प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है? लेकिन पहले नंबर पे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सतीश गौतम वो, और दूसरे इंडिया गठबंधन के चौधरी विजेंद्र सिंह। अभी तक अब अगर बात करें अलीगढ़ से तो इन दोनों लोगों को ही माना जा रहा है कि ये कड़ी टक्कर देंगे। हालांकि बात करी जाए तो चौधरी विजेंद्र सिंह और सतीश गौतम में सतीश गौतम अव्वल पर रहेंगे। हालांकि आज जो समीकरण चेंज होंगे वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ समीकरण चला जाएगा और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय भी आज जिस तरीके से बात चल रही थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ होकर सपोर्ट करेगा, क्योंकि सतीश गौतम ही मौजूदा सांसद भी है और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन्हीं पर दाव चला है। क्या माना जाए, कितना माहौल उनके पक्ष में? हालांकि कुछ समय पहले सतीश गौतम के लिए विरोध हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों को समझा बुझा गया उसके बाद सतीश गौतम के फेवर में लोग आना शुरू हो गए और उसी के चलते जो आपको मैं बता दूं प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे तो जो थोड़ा बहुत खटास बची हुई है लोगों की वो भी आज खत्म हो जाएगी और आज पूरा समीकरण चेंज होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर चला जाएगा। तो वहीं न कहीं जो ये सभा संबोधित की जा रही है तो खास तौर से सतीश गौतम के लिए इस सभा को संबोधित किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री सतीश गौतम के लिए वोट मांगेंगे और कहीं न कहीं लाखों की तादाद में लोग वहां उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि तैयारियां पूरी हैं। अब बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसके बाद रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की यहां पर कोशिश, अलीगढ़ से चुनावी हुंकार भरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के गाजीपुर से आपको खबर बता रहे हैं, लैंडफिल साइट में आग से हड़कंप जारी है। हमने देखा था किस तरह से बीते दिन दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लग गई थी, जिसके बाद से लगातार हड़कंप और अफरा तफरी जारी है। आग बुझाने में दमकल विभाग की कई टीमें जुटी हुई है। पूरे इलाके में गंभीर हालात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप देख सकते हैं। जो पूरा गाजीपुर लैंडफिल साइट है वहां पर अचानक कचरे के ढेर में बीते दिन गर्मी की वजह से गैस बनने से आग लग जाती है। आप धुएं का गुब्बार देख सकते हैं क्योंकि लगातार जो है आग बुझाने का प्रयास हालांकि किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर डटी हुई है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। कर्मचारियों को भी काम पर लगाया गया है। इस दौरान इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लैंडफिल साइट खाली कराने का वादा किया था, उसको लेकर घेरा है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से गाजीपुर लैंडफिल साइट में जो माहौल है बना हुआ है। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में क्योंकि आग लगी उसके बाद धुएं का गुब्बार। दूसरी तस्वीर में देखिए क्योंकि आग लगातार जारी है, हालांकि प्रयास किया जा रहा है बुझाने का, लेकिन आग जो है वो बढ़ती जा रही है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, जो छोटे छोटे चंक्स हैं वहां पर से भी धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई सारी दमकल विभाग की जो टीमें हैं वो मौके पर डटी हुई है। सारे जो हमारे एमसीडी के हमारे जो नेता हैं और वहां के अधिकारी हैं वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं और जो वहां हमारी फायर डिपार्टमेंट है, दमकल की सेवाएं हैं वो भी लगी हुई हैं। जल्दी हालात पे काबू मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी का दिल्ली नगर निगम के अंदर निकम्मापन दिखाता है। कल से आग लगी हुई है, धुआं इतना ज्यादा है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हमारे समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में यहाँ पर 25 ट्रॉमल मशीनें काम कर रही थी। आज आधी से ज्यादा मशीनें काम नहीं कर रही। कूड़ा बढ़ गया है। अब उसका कुछ न कुछ तो रास्ता इनके पास है नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी की यहाँ पर शरारत है। केवल ठेकेदारों को खुश करने के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो नेता हैं उनकी मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। मुझे इस बात का
पूरी शंका भी है और आभास भी है। पास के मयूर विहार के कोंडली के जितने लोग हैं उन सबका जीवन नारकीय हो गया है। मैं खुद यहाँ मयूर विहार में रहता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, घोषणा कर आए थे कि दिसंबर 2023 तक हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं है, इसके पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है और यहाँ जो हालत देख रहे हैं आप, 25 मशीनें यहाँ होनी चाहिए काम करने वाली, आधी मशीनें खराब पड़ी हैं। कौन है जिम्मेदार इसका? लेंगे अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी? हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान जुड़ गए हैं। अजय, गाजीपुर लैंडफिल साइट में जो कचरे का ढेर है वहां आग लगी हुई है। सबसे पहले आपसे जानने चाहेंगे कैसे हालात, क्या कुछ आग में काबू कैसे है? गाजीपुर लाइट पे जो आग लगी हुई है कल शाम से लगी हुई है, इतवार की रात से, लेकिन अभी तक जो काबू है वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो दमकल की गाड़ियां हैं जो वहां पर ऊपर चढ़ाई काफी है, लेकिन इसको लगातार जो साइडों से पानी डाला जा रहा है और जो इसके बौछार की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, जहां तक दूरी जाती है वहां तक पानी जा रहा है। ऊपर छोटे छोटे टैंकर भी कुछ भेजे गए, क्योंकि बीच में आग लगी हुई है, कई जगह चारों तरफ धुआं निकल रहा है। ऐसे में जो स्थिति है वो अभी नाजुक बनी हुई है, यानी कि अभी हालात खराब है और जो प्रदूषण है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को सांस लेने में समस्याएं हो रही है। लेकिन राजनीति लगातार ये कहेगी कि लगातार काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि कल से ही आग लगी और अभी तक जो स्थिति है बद है, क्योंकि जितना पानी डाला जा रहा है उतना ही धुआं का गुब्बार जो वहां से निकल रहा है। यानी कि जो आग लगी है वो अंदर से लगी है, क्योंकि कूड़ा होता है, कूड़े का कई ऐसे केमिकल पैदा होते हैं। जो एक जगह डाम लगा हुआ है, वही दिल्ली सरकार ने कहा था कि हमारी अगर सरकार आती है जिससे भी दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर है वो पूरी तरह से साफ कर दिए जाएंगे, कहीं कूड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद लगातार कहने वो उसकी चौड़ाई ज्यादा हो गई है, उसमें जो मालवा है दिल्ली का कई लाख टन दिल्ली का वहां पर जाता है। ऐसे स्थिति में जो माहौल है बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो रखा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि लगातार दिल्ली में अध्यक्ष ने कहा कि ये आग लगाई गई है, लेकिन इसका कुछ और कारण है। अजय, यानी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्या माना जाए कितना और समय लगेगा? देखिए, ये तो अब जो कर्मचारी है वहाँ पर जो एमसीडी कर्मचारी है, जो दमकल की गाड़ियां लगातार रात से ही वहाँ पर पानी का बौछार डाला जा रहा है, क्योंकि समस्या ये है कि गाड़ियों को ऊपर तक ले जाने में समस्या हो रही है, क्योंकि वो नीचे से ज्यादातर पानी का बौछार कर रहे हैं, पानी की धार मारी जा रही है। लेकिन मेहनत बराबर की जा रही है, कर्मचारी ऊपर है, उसको थोड़ा थोड़ा खोला जा रहा है जगह जगह से, ताकि जो पानी है वो अंदर बैठ सके। जब पानी बैठेगा तो कहीं ना आग को जो काबू पा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। देखना भी होगा कि जो गाड़ी है, दर्जनों भर की गाड़ियां वहाँ मौजूद हैं, चारों तरफ से गाड़ियां पानी के उछाल के दमकल अधिकारी पर जायजा ले रहे हैं और जगह जगह उनके एमसीडी बिल्कुल, यानी थोड़ा और इंतजार करना होगा। अजय, हम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आग की वजह से जो है धुएं का गुब्बार उठ रहा है। जो आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या परेशानी कुछ कम हो पाई है या बरकरार है? देखिए, मैं अगर बात करें आसपास के मयूर विहार जो क्षेत्र है, सेक्टर 3, वो पूरा तरह से धुआं में लोग, वही घोड़ा कॉलोनी की बात कर लें तो जो वहाँ उड़ रहा है वो काफी नोएडा तक कवर करता है और क्षेत्र में करता है, क्योंकि जो प्रदूषण है वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर कचरा दिल्ली का जाता है, कई मंडियों का कचरा वहाँ पर जाता है, घर कॉलोनियों का कचरा वहाँ मौजूद होता है। तो ऐसे में जो केमिकल निकलता है, पदार्थ निकलते हैं, उससे काफी नुकसान, बीमारी होने की भी संभावना है। तो ऐसे स्थिति में लोगों ने वहाँ पर कुछ मास्क लगाने की व्यवस्था की है, ताकि कोई भी कीटाणु, क्योंकि बुजुर्ग बच्चे हैं जो सांस को लेकर के तो शुगर की बीमारी, कई ऐसे बीमार है, सांस की बीमारी लोगों को दिक्कत होती है, तो सांस लेने में घुटन टाइप की हो रही है, जलन टाइप की हो रही है। तो ऐसे में अब सरकार को सोचना होगा कितनी जल्दी हो सके इस पर काबू पाया है। लेकिन अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक गरमाई है कि अभी हो जाएगा काबू, कोई कहता जांच होना चाहिए, लेकिन जो स्थिति है उस पर नहीं सोच रहे हैं और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसे में जनता को ही भुगतना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि आग कितनी जल्दी पर काबू पाया जा सकता है कि वहाँ का जो धुआं है वो निपट जाकर आग बुझ भी जाती है, तब भी ऐसे जो ढेर होते हैं कई दिन लगातार धुआं निकलता रहता है। तो बिल्कुल, इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरों पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने खोखले वादे किए थे। वहीं संजय सिंह का भी हमने बयान सुना जिन्होंने कहा कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। किस तरह से देखें इस पूरे मामले पर जिस तरह से सियासत हो रही है, क्योंकि पहले एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने भी कई सारे वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए। अब आम आदमी पार्टी है, उन्होंने भी कई सारे वादे किए, वो भी पूरे होते हुए नहीं दिखे। देखिए, आम आदमी पार्टी जो वादे करती है वो शायद मुझे नहीं लगता
जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने जब चुनाव लड़ा था एमसीडी में तो जगह जगह गाड़ियों पर कूड़े के ढेर लगाकर प्रचार किया था कि अगर हम आते हैं तो एक भी गली में कूड़ा नहीं मिलेगा, एक भी सड़क पर कूड़ा नहीं मिलेगा और जो कूड़ेदान है वो खत्म कर दिए जाएंगे। जो ढेर है दिल्ली के अंदर, जो अब से नहीं है, काफी पुराने 80 दशक के आसपास के हैं, लेकिन वो स्थिति वैसी की वैसी है, 10 की 10 है, क्योंकि और कूड़ा वहां पर इकट्ठा हो रहा है। तो देखिए, करनी और सुनने में बड़ा फर्क होता है। राजनीति वादे कुछ करते हैं, कैसे कुछ है, लेकिन जब समय आता है तो उसको जनता को भी भुगतना पड़ता है। तो आज वो जनता भुगत रही है। देखना यह हुआ कि आखिरकार दिल्ली सरकार क्या इस पर करेगी, क्योंकि उनके पास बहाने, बयानबाजी भी बराबर चल रही है। तो ऐसे में यही है कि जनता को भी भुगतना होगा, जनता खुद देखना होगा अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए। लेकिन राजनीति है और अधिकारी काम करे, क्योंकि जो वहाँ मजदूर आदमी है, जो वहाँ पे एमसीडी के कर्मचारी हैं, जो हमारे सिपाही हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। उन्हें अपने ऑफिस में बैठकर, एसी में बैठकर बातें करनी है, लेकिन जनता के बीच में जाने में भी किसी हिम्मत नहीं हो रही है कि वहाँ जाए, जनता को समझाए किस तरह से रहना है, किस तरह से व्यवस्था साथ दें। तो ऐसे में देखिए, राजनीति अब देखना यही होगा कि हमारे जो जवान लगे हैं वहाँ पे, सार्वजनिक जवान लगे हुए हैं, जो बेचारा एमसीडी कर्मचारी लगे हुए हैं, वो किस तरह से काबू पा सकते हैं। अजय, क्योंकि आग लगने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है या सामने आ रहा है वो गर्मी की वजह से, जो गैस बनी और उसका चैम्बर जो है वो ब्लास्ट हुआ, इस वजह से आग लगी। लेकिन अब क्या माने कि जो क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जाएगी? क्या उनको राहत देने के लिए जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ और कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे? साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन ने, क्योंकि गर्मी की वजह से आग लगी, क्या कुछ कदम पहले से क्यों नहीं उठाया था? देखिए, जब कोई हादसा होता है तभी राजनीतियों की आंख खुलती है, वही कभी कर्मचारी भी सामने आते हैं। उससे पहले कोई इस बारे में नहीं सोचता कि गर्मी का टेम्परेचर, इस बार दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो हाई लेवल पर जाने वाला है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है। और ऐसे में जब किसी तरह से ढेर लगता है तो आग जो ऊपर की सतह पर नहीं लगती है, वो नीचे से हीट, एक ज्वालामुखी टाइप की आग निकलती है उसमें, क्योंकि हीट होते होते काफी समय लगता है, काम होता है, कूड़ा जाता रहता है। जब वो विराट रूप लेते तभी कहीं आग लगती है। तो ऐसे में उसको आग बुझाने में, उसको ढूंढने में, क्योंकि कूड़े का जो ढेर है वो 1-8 किलोमीटर में नहीं है, 100-200 मीटर की हाइट में नहीं है, वो काफी लंबा क्षेत्र है। अब देखना ये किस एंगल से आग लगी है, किस साइड से आग लगी है, क्योंकि वो अंदर फैला हुआ है। तो ऐसे में लोगों को समझना मुश्किल पड़ी है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, ना ही कोई ऐसी घोषणा की है राजनीतिक नेताओं ने। बाकी बस काम हो रहा है, जल्दी आग बुझा ली जाए। जी ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, सपा ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कन्नौज से तेज प्रताप यादव सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कन्नौज सीट को लेकर लगातार सस्पेंस जो था वो बरकरार था। खबरें ये भी आ रही थी कि शायद अखिलेश यादव कन्नौज से दावेदारी ठोक सकते हैं। वहीं अब बड़ी खबर आपको बता दें, सपा ने, समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कन्नौज से तेज प्रताप यादव जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक और लिस्ट जारी करी है। कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो कन्नौज सीट को लेकर लगातार चर्चाओं के बाजार जो थे वो गर्म थे। खबरें ये भी थी कि शायद अखिलेश यादव कन्नौज से दावेदारी ठोक सकते हैं। वहीं अब सारी खबरों पर विराम लगाते हुए सस्पेंस जो है वो खत्म हो गया है। कन्नौज से तेज प्रताप यादव जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तो चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलिया से सनातन पांडे उम्मीदवार है। वहीं लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बलिया और कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो अपने पत्ते समाजवादी पार्टी ने खोल दिए हैं। कन्नौज से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बलिया से सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया है। तो लगातार लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल तेज है। पहले चरण के लिए मतदान पूरा हो चुका है, अब बारी दूसरे चरण की है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। तो यहां पर 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। इसमें कन्नौज और बलिया सीट शामिल है। कन्नौज से तेज प्रताप यादव और बलिया से सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। तो तमाम चर्चाओं के बाजार गर्म थे। कन्नौज दौरे के बाद से ही लग रहा था, जब अखिलेश यादव ने कन्नौज का दौरा किया था, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी,
कयास यही लगाए जा रहे थे, अटकलें यही लगाई जा रही थी कि शायद अखिलेश यादव कन्नौज से दावेदारी ठोक सकते हैं। वहीं अब चर्चाओं के बाजार को विराम हो गया है और कन्नौज से तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे, चर्चाएं यही थी कि शायद कन्नौज से अखिलेश यादव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अब उन तमाम जो खबरें आ रही थी उन पर विराम लगते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए। कन्नौज और बलिया से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। क्या समीकरण साधते हुए आप देख सकते हैं? जी बिल्कुल, बता दूं रिया कि जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में यह कयास लगाया जा रहा था कि वह कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और वहां के जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने औपचारिक रूप से तो घोषणा नहीं किया था, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर था कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज सपा की एक और सूची जारी हुई जिसमें कन्नौज से लालू यादव के दामाद यानी तेज प्रताप यादव प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं और साथ ही साथ जो कयास लगाया जा रहा था, जो अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर विराम पूरी तरह से लग चुका है। लेकिन रिया बात से जो अंदर खाने में बिजली पक रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव को लेकर भी एक दबाव का परिवार था कि तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाया जाए और सिर्फ सीट पर चुनाव लड़ाया जाए। तो यहाँ पर कहीं न कहीं दबाव भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को झेलना पड़ा और सूत्रों का यह भी दावा है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से कन्नौज सीट पर चुनाव लड़ने का मन भी बना चुके थे, लेकिन परिवार में किसी भी तरह की कोई ऐसी मोहम्मद आसिफ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज को काफी सेफ सीट कहा जाता है, काफी सुरक्षित सीट कहा जाता है, और यही वजह थी कि कयास यही लगाए जा रहे थे कि शायद अखिलेश यादव यहां से ताल ठोक सकते हैं। लेकिन लालू यादव के दामाद को यहां से मौका देना, क्या संदेश? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, टिकट और प्रत्याशियों के कंफ्यूजन को लेकर जो समाजवादी पार्टी में अंतर कला चल रही थी, और यहाँ बात करें कन्नौज सीट, तो कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर करीब करीब अखिलेश यादव मन भी बना चुके थे यहाँ से चुनाव लड़ने का। लेकिन इन सब के बीच तेज प्रताप यादव को लेकर भी काफी दबाव था और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना था कि अखिलेश यादव और परिवार के बीच कहीं स्थिति बिगड़ न जाए और यह तस्वीरें जो है बीजेपी या विपक्षी दलों के पास न पहुंच जाए, इसको लेकर कहीं न कहीं जिस तरह से बदायूं सीट पर अखिलेश यादव को शिवपाल यादव के आगे पीछे रखना पड़ा, यहाँ भी कुछ इसी तरह का कयास लग रहा है। और वही बात करें बलिया सीट पर, तो बलिया सीट पर भी कई नाम चल रहे थे, लेकिन पुराने समाजवादी सनातन पांडु को यहाँ से प्रत्याशी बना गया है। लेकिन रिया बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन चल रहा है टिकट और प्रत्याशियों को लेकर, आज जो लिस्ट फाइनल हुई है, इसके पहले आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव सपा मुख्यालय पहुंचे थे और जहां पर कई ऐसी सीटें हैं जहां प्रत्याशी चेंज हो गए हैं, वहां भी उसको लेकर भी जो है काफी जो कार्यकर्ता है वह विरोध किए। और बात करें सुल्तानपुर सीट की भीम निषाद का टिकट कट कर दिया गया था, आज भीम निषाद भी सपा मुख्यालय पहुंचे थे और वहां पर अखिलेश यादव के साथ मीटिंग भी हुई और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि सपा विधायक किशोली ताहिर खान ने साफ तौर पर अखिलेश यादव से यह कह दिया कि अगर सुल्तानपुर में चुनाव लड़ेंगे तो भीम निषाद लड़ेंगे, और काफी कुछ बातें कही जिस पर अखिलेश यादव ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि आप परेशान ना हो। तो इसी तरह कमोबेश यही हाल कई ऐसी सीटों पर मामला चल रहा था और कन्नौज में भी इसी तरह का मामला चल रहा था, यहाँ भी बगावत की स्थिति हो सकती थी, कंट्रोल किया। बदायूं सीट की तर्ज पर और मुरादाबाद की सीट पर लगातार बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, वो सभी ने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर प्रत्याशी बदले, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसके बाद अब कन्नौज और कन्नौज सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान करना,
क्या माना जाए, कन्नौज और बलिया में जिस तरह से कन्नौज से तेज प्रताप यादव, वहीं बलिया से सनातन पांडे को उतारा है, क्या समीकरण साधने की कोशिश, और क्या जो समीकरण साधने की कोशिश की गई है, जो रणनीति के तहत इन दोनों उम्मीदवारों को उतारा गया है, क्या उसका फायदा समाजवादी पार्टी को कितना मिल सकता है? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट, जो कन्नौज सीट है, काफी सेफ सीट मानी जाती है और यहाँ से लालू यादव के दामाद यानी कि कहीं न कहीं बड़ा प्रेशर था अखिलेश यादव पर, और अखिलेश यादव सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अगर इस सीट पर अगर बगावत होती तो कहीं न कहीं जो है इसका मैसेज दूर तलक जाता, जैसे कि अन्य सीटों पर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर दामाद को चुनाव लड़ाने की मुलायम यादव के, माफ कीजिएगा, लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव पूरा मन बना चुके थे, लेकिन जो परिस्थिति चल रही थी उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन चल रही थी। लेकिन अब यह तय हो गया है कि तेज प्रताप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव सेफ सीट पर तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और सूत्रों का अभी कहना है कि कन्नौज सीट पर अगर अखिलेश यादव चुनाव आगे नहीं लड़ते हैं तो वह इस लोकसभा चुनाव में दावेदारी उम्मीदवारी नहीं ठोकेंगे। और यहाँ बलिया की बात करें तो बलिया जो है काफी जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है। बीजेपी से यहाँ चंद्रशेखर के बेटे चुनाव मैदान में है, तो ऐसे में जो बलिया का गढ़ है उसको फतह करने के लिए अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेला है और कन्नौज सीट पर यादव कार्ड खेलते हुए कहीं न कहीं जो है वोटों को ब्राह्मणों के वोटों को साधने के लिए तो यह कवायद है। अब देखना यह है कि इसका क्या नफा क्या नुकसान होता है अखिलेश यादव को, लेकिन बलिया की सीट भी काफी अहम मानी जाती है और इस पर ब्राह्मण कार्ड खेलकर कहीं न कहीं यूपी में एक मैसेज देने की कोशिश अखिलेश यादव ने किया। जी क्या देखा जाए मोहम्मद आसिफ, एक तरफ पीडीए का कार्ड और दूसरी तरफ ब्राह्मण कार्ड? जी बिल्कुल रिया, बिल्कुल एकदम सही बात है कि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, और पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन जो पीडीए का नारा चला इससे शुरुआती दौर से ही नाराजगी शुरू हो गई और चुनाव जो है अब पहले चरण का मतदान भी हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं अब उंगली उठ रही थी कि अखिलेश यादव जो बुद्धिजीवी वर्ग है यानी कि ब्राह्मण, वह नाराज नजर आ रहा है और इसी को साधने के लिए कहीं न कहीं अखिलेश यादव को यहाँ भी बैकफुट पर होना पड़ा। जिस तरह से उनका बयान चल रहा था कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सारे वह यूपी की 80 सीटों पर अपना परचम लहराएंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रत्याशियों की चयन को लेकर जिस तरह से धार और सलाह हुई और उसके बाद अब ब्राह्मण कार्ड भी खेलना शुरू कर दिए, तो यह कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने मास्टर प्लान खेला है और जो विपक्षियों की आवाजें थी उसको बंद करने की कोशिश किया है। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, क्या माना जाए कि बैकफुट पर होकर अखिलेश यादव खेल रहे हैं? क्योंकि जो भी निर्णय है बार बार देखा जा रहा है, कहीं प्रत्याशी बदल रहे हैं, समाजवादी पार्टी में अंतर कलह देखने को मिल रही है, और यहाँ पर कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट देना क्या माना जाए कि एक तरह से दबाव में दिया? ये बिल्कुल रिया, तस्वीरें साफ है और लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर जीतने का दम भी अखिलेश यादव कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के सहारे, और लेकिन जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम दिनों दिन बदल रहे हैं, समाजवादी पार्टी में कई सीटों पर रार पैदा हुई, चाहे मुरादाबाद हो, बदायूं हो, मेरठ हो, और अब कन्नौज सीट पर ऐसी स्थिति न उपजे। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने खुद अपना चुनाव लड़ने का यहाँ से प्लान पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है, और तेज प्रताप यादव, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के परिवार यानी कि सुपाल यादव, आदित्य यादव और अपर्णा यादव जो बीजेपी के खेलने के लिए बैटिंग कर रही, तो ऐसे में अगर सुपाल यादव को तो मैनेज कर लिया आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाकर, और अब जो राज था बदायूं सीट पर वह पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन
सबसे बड़ा पेच कन्नौज सीट पर फंसा था, क्योंकि सूत्रों का यह भी दावा है कि जो मुलायम सिंह का परिवार है वह तेज प्रताप यादव को लेकर कहीं न कहीं मुखर हो रहा था, और इधर दबाव था सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का। लगातार कार्यकर्ता यहाँ पर यानी कि कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन इस तरह से अब अखिलेश यादव तो सबसे पूरी तरह से छोड़ दिए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आपने कहा कि कार्यकर्ता जो है लगातार अखिलेश यादव चाह रहे थे वो कि अखिलेश यादव कन्नौज से ताल ठोके, लेकिन अब क्योंकि अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है, क्या कार्यकर्ता इसका समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए और तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, तो ऐसे में अब जो कन्नौज सीट है वहाँ पर कहीं न कहीं जो है जो डैमेज कंट्रोल था, जो डैमेज हो रहा था राजनीतिक समीकरण, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कैसे विचार करता है जो लगातार अखिलेश यादव से मांग भी कर रहे थे कि कन्नौज सीट पर चुनाव लड़े, जिससे जो है एक यहाँ के लोगों को खुशी मिले, लेकिन अब तेज प्रताप यहाँ पर चुनाव लड़ने आ गए हैं, तो कहीं न कहीं हार जो है वह अपनी बरकरार है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव क्या मोहम्मद आसिफ, आपको रोक रही हूँ,